नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दिन हमारी कक्षा नहीं हो पाई थी क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था। इसमें आप लोग भी बिजी थे और मैं भी बिजी था, और अब दोबारा से हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम पहले जो पढ़ रहे थे उसी के अनुसार दोबारा से हम हमारी जो स्टडी है वो शुरू करते हैं, जिसमें हम सेल्स वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। और सेल्स में हमारा टॉपिक चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स और कोशिका से संबंधित हमारी 10वीं क्लास है। और सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जिकाए और लाइसोसोम, इनके विषय में डिटेल से बात कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आज इस वीडियो में हम अंतःद्रव्यी जालिका के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये जो लेक्चर है आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, रीट, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मैटर ये आपकी एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है, इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपकी एनसीईआरटी की बुकों में नहीं मिलती तो वो भी हमने इसमें ऐड की है, इसलिए आपको कहीं दूसरे स्थान से किसी भी प्रकार की बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से आपने इन लेक्चर को देख लिया तो। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण जीव विज्ञान है हमने जीरो से स्टार्ट की थी और जीरो से स्टार्ट करने के बाद आगे टॉपिक वाइज हम लेके चल रहे हैं। तो संपूर्ण जीव विज्ञान एकदम आसान और आकर्षक चित्रों के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी संरचना आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यी जालिका की खोज वो किस प्रकार से की गई थी। सर्वप्रथम देखा था इसे गार्नियर नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इसको देखा और इसको क्या नाम दिया, एर्गोप्लाज्म नाम दिया था, एर्गोप्लाज्म। इसके बाद में आते हैं कीथ पोर्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। तो कीथ पोर्टर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1945 ईस्वी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। एकल कलाबद्ध कोशिकांग है। देखो कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार के भी हैं जो क्या करते हैं, इसको दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग मानते हैं, लेकिन ये दोहरी न करके क्या है, एकल कलाबद्ध कोशिकांग है। इस प्रकार से ये आपके केंद्र से जुड़ी रहती है। एक बार इसकी संरचना मैं यहाँ पे समझा देता हूँ और आगे हम इसकी और भी अच्छी स्ट्रक्चर है वो देखने वाले हैं। ये इस प्रकार से जो केंद्रक होता है उसके साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई पाई जाती है। एकल कलाबद्ध कोशिकांग है और कोशिका के आंतरिक कंकाल यानी साइटोस्केलेटन का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोशिका में आंतरिक कंकाल साइटोस्केलेटन का निर्माण है वो कौन से कोशिकांग के द्वारा किया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। केंद्रक कला से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कोशिकांग है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है केंद्रक कला से। जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। ईआर की संरचना में 4 घटक होते हैं। देखो हमने गोल्जिकाए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें भी 4 ही घटकों की बात की थी, उसी प्रकार की संरचना आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। इसमें भी 4 घटक होते हैं, एक सिस्टर्नी, ट्यूबुल, वैक्यूल और वेसिकल। ये 4 घटक इसकी संरचना में पाए जाते हैं। तो इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से घटक उपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यी जालिका। अब देखो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया केंद्रक, और इस केंद्र के साथ प्रत्यक्ष रूप से ये जुड़ी हुई आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है और मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें 4 घटक पाए जाते हैं। अब देखो घटकों का अलग अलग यहाँ पे बना रखा है। ये तो सिस्टर्नी हो जाएगी एक, तो ये जो आपको लंबी लंबी संरचनाएं नजर आ रही हैं ये तो सिस्टर्नी कहलाएगी। इसके बाद में देखो ये वेसिकल हो जाएगी। इनके देखो वेसिकल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रखी हैं, उसमें होता क्या है कि इनसे अलग होकर के कुछ इस प्रकार की संरचना है वो बन जाती है, वो वेसिकल्स कहलाती है। और ये ट्यूबुल्स हो जाएगी, ये इस प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो संरचना ये क्या कहलाएगी, ट्यूबुल्स कहलाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए तो आगे जो इसकी थ्योरी है वो अच्छे से आप समझ जाओगे। तो 4 घटक होते हैं, सिस्टर्नी, देखो पीछे हम दोबारा देख लेते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल, वैक्यूल, वेसिकल। सेम गोल्जिकाए में जिस प्रकार से हमने पढ़ा था उसी प्रकार की संरचना इसमें उपस्थित होती है।
अब देखो इसमें देखो कुछ यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ बिंदुनुमा संरचना आपको नजर आ रही है। ये क्या कहलाते हैं? ये राइबोसोम कहलाते हैं, राइबोसोम। तो जिन पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो तो कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पर राइबोसोम नहीं होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। देखो इस पर राइबोसोम आपको नजर नहीं आ रही हैं और इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो ये राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके घटकों की हमने बात कर ली। आगे हम एक बार इसी संरचना को दोबारा से देख लेते हैं। देखो ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर क्या होती है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर देखो बहुत सारे बिंदुनुमा संरचना आपको नजर आ रही है, क्या कहलाते हैं? राइबोसोम कहलाते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। इसके हम आगे भी बात करेंगे। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस हो गया और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ये देखो यहाँ पर वेसिकल दिखा रखी है, और ये हो गई सिस्टर्नी, सिस्टर्नी दिखा रखी है, यहाँ पर वेसिकल दिखा रखी है। इसके अलावा वैक्यूल होता है, और इसकी हम बात करें तो वैक्यूल के अलावा ट्यूबुल होता है। ये चार घटक है वो आपके अंतर्द्रव्य जालिका में पाए जाते हैं, और अच्छे से आपको यहाँ पर इसे समझना है क्योंकि इन स्ट्रक्चर को अच्छे से आपको देखना है। एक बार इन चारों घटकों की हम बात कर लेते हैं अंतर्द्रव्य जालिका में। पहला सिस्टर्नी यानी कि कुंडिकाएं, तो ये लंबी पतली सांखित नलिकाकार रचनाएं होती हैं। आप देखो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखो लंबी हैं और कुंडलित होती है, मुड़ी हुई पाई जाती है, और शाखित रचनाएं, बहुत सारी शाखाएं अब आप इसमें देख सकते हैं। ट्यूबुल की हम बात करें, नलिकाएं जो होती हैं ये छोटी, ये छोटी नहीं, छोटी चिकनी भित्ति वाली शाखित नलिकाएं होती हैं। वैक्यूल्स जो रिक्तिकाएं होती हैं ये गोल अंडाकार थैली के समान रचनाएं होती हैं। और देखो कुछ बुक ऐसी हैं जिसमें पुटिकाएं जो होती हैं आपके अंतर्द्रव्य जालिका का भाग नहीं दे रखा, लेकिन सामान्यतः मानिए कि पुटिकाएं भी कुछ मात्रा में इसमें पाई जाती है। ये ट्यूबुल से निर्मित वर्ताकार संरचनाएं होती है और वसा और प्रोटीन का संचय करती है। ये तो हमने यही चीज हमने बात की थी गोल्जिकाई में, सेम इसी प्रकार से इसमें भी इनका फंक्शन होता है। तो ये हमारी जो अंतर्द्रव्य जालिका है उसकी संरचना यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, SER शॉर्ट में इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम RER भी कह सकते हैं। अब देखो इनमें क्या डिफरेंट होता है। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है उसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते। देखो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये संरचना जिस गोले में मैंने बनाया है, इसमें जो आप संरचना देख रहे हैं इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका जो कार्य होता है वो लिपिड व ग्लाइकोजन का संश्लेषण करना। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो लिपिड और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होते हैं कि राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अब देखो ये वाली जो संरचना आप यहाँ पे जो गोला बना रहे हो इसमें आपको बिंदुवत छोटी छोटी ये संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं येलो कलर में, ये क्या कहलाती हैं? राइबोसोम कहलाते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण ये कणिका के रूप में दिखाई देता है और राइबोसोम उपस्थित होता है, इसी कारण ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहलाती है। और इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि राइबोसोम है यही क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसी कारण से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से राइबोसोम राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्ली है उससे राइबोसोम कौन सी प्रोटीन से जुड़े रहते हैं? तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। अब देखो यहाँ पर इस संरचना में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अलग से स्पष्ट रूप से यहाँ पर राइबोसोम नजर आ रहे हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाली इसमें आपको कोई भी बिंदुवत या राइबोसोम उपस्थित नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भिन्न कोशिकाओं में उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। यानी इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग जब ऑर्गन्स या अलग अलग कोशिकाओं में जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती है तो उसी के अनुसार उसका नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है नीसल ग्रेन्यूल्स। नीसल ग्रेन्यूल्स ये आपकी तंत्रिका कोशिका की खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। अब देखो हम जब तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाते हैं इस प्रकार से, ये होगी तंत्रिका कोशिका, तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? आपका सोमा या बॉडी कहलाता है।
इसमें इस प्रकार से कुछ कणिका रूपी संरचनाएं पाई जाती है, इसे ही हम कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, और ये होती है तंत्रिका कोशिका की खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। दूसरा माइलोइड बॉडी, तो ये नेत्र की रेटिना की चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। माइलोइड बॉडी क्या होती है, तो ये नेत्र जो होता है, आंख जो होती है, उसकी रेटिना की जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है उसे हम माइलोइड बॉडी कहते हैं। और पेशियों की जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य। कौन कौन से कार्य वो अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा किए जाते हैं। पहला तो यही है कि कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण करना, साइटोस्केलेटन का निर्माण करना, तो ये शुरू में हमने बात कर ली थी। कोशिका में अंतः कोशिकीय पदार्थों का विनिमय करना, तो ये केंद्रक के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है और कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहती है। इस कारण से कोशिका द्रव्य और केंद्र के मध्य जो पदार्थों का विनिमय होता है, अंतः कोशिकीय पदार्थ जो होते हैं उनका विनिमय है वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण, तो ये RER का कार्य होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम उपस्थित होता है और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसी कारण ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। लिपिड का संश्लेषण, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये क्या करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। केंद्रक झिल्ली का निर्माण करना, तो केंद्र की जो झिल्ली होती है उसका निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो गोल्जिकाय व सूक्ष्मकाय का निर्माण करना। देखो हमने गोल्जिकाय पढ़ी थी, उस समय हमने वहां पे पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जिकाय, यहाँ पर देखो गोल्जिकाय का निर्माण और साथ में देखो लाइसोसोम का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है, और ये दोनों ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। गोल्जिकाय और सूक्ष्मकाय का निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, और गोल्जिकाय से फिर लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम के निर्माण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी भाग लेती है, ये भी ध्यान में रखना है। और एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ड्रग्स, प्रदूषक और स्टेरॉइड्स जो होते हैं इनका निराविषीकरण करने का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। मान लीजिए हमारी जो कोशिका उसमें कोई विष, किसी भी प्रकार का विष चला गया है, तो इस विष को निराविषीकरण करने का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो इस प्रकार से ये हमारी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, एक या दो बार अच्छे से देखेंगे तो। और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इनकी जो स्ट्रक्चर है आपकी गोल्जिकाय से मिलती जुलती है, इसलिए दोनों का आप कंपेरिजन में पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोशिकाओं को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।